हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना मैथ का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति बेसिकली जो है आपकी वो मेज़र करने के लिए पढ़ी जाती है किसी चीज़ का वैल्यू, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, है ना, ये जो एरिया, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना क्षेत्रमिति का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करना ये पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे लगाएंगे, उन बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी क्षेत्रमिति होती है बेसिकली ये हमारी दो पार्टों में डिवाइड होती है। तो दो पार्ट वो कौन कौन से हैं, एक होता है 3D, एक तो हम पढ़ते हैं 3D और एक पढ़ते हैं मेरे भाई हम 2D, है ना, बातों को समझना। एक पढ़ते हैं हम 3D, एक पढ़ते हैं 2D। 3D में क्या होता है, 3D में हमारा वॉल्यूम आता है, यानी जिन वस्तुओं में आयतन होता है वो होती हैं 3D। जिनका हम वॉल्यूम निकालते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारी 3D फिगर। और जिनमें एरिया होता है, जिनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, जिनका एरिया होता है, जिनका पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो सारी आकृति क्या कहलाती हैं, वो 2D कहलाती हैं। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि 3D में क्या पढ़ना है, 2D में क्या पढ़ना है। अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज आपको यहाँ से पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना, आपको आयत पढ़ना है। आयत के बाद आपको क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। 3D की बात कर लें तो 3D में आपको क्यूब पढ़ना है यानी घन, और घनाभ पढ़ना है, क्यूबाइड। देन उसके बाद आपको शंकु पढ़ना है, और फिर लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, बेलन। और सबसे लास्ट जो 3D का टॉपिक आपको पढ़ना है वो है गोला। ठीक है ना, ये 5 टॉपिक आपको 3D में पढ़ने हैं और 3 टॉपिक आपको यहाँ पर क्षेत्रफल यानी 2D में पढ़ने हैं। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं जितना कुछ आपके क्वेश्चन हैं यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मेजर पॉइंट में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे समझना है, क्या हमें देखना है कि कैसे चीज़ें हमें क्या दी गई हैं। ठीक ना मेरे दोस्त, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले 2D से, यानी कि हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से। ओके, देखो अब मैं बात करता हूँ 2D की, मैं बात कर लेता हूँ। तो 2D में सबसे पहले आता है आपका ट्रायंगल। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में, ट्रायंगल। जो मैं बता रहा हूँ केवल थोड़ी देर वो समझ लेना बस। सबसे पहले जो आपका आता है ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज बोलते हैं। अब सभी को पता है कि त्रिभुज बेसिकली हमारे डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। एक तो रेखाओं के आधार पर, एक एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, और आपका समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। तो वही त्रिभुज हमें पढ़ना है, रेखाओं के आधार पर यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ पढ़ लेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजर जो पॉइंट हमारा है, जो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो एंगल के आधार पे आते हैं। लेकिन समझिए, अगर मैं सबसे पहला त्रिभुज की बात करूं, सबसे पहला त्रिभुज, तो सबसे पहला त्रिभुज आता है मेरे भाई समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका एरिया का फार्मूला होता है, वो होता है √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है ना। दूसरी बात मैं कह दूं तो दूसरी बात आता है इसका परिमाप। अब देखो, परिमाप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परिमाप त्रिभुज का वैसे तो तीनों भुजाओं का योग होता है, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाएं इक्वली बटी हुई होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर परिमाप क्या हो जाता है, 3a, यानी 3a का मतलब हम इसको कह सकते हैं 3 गुने भुजा। ठीक है ना, परिमाप हो जाएगा 3 गुने भुजा, और क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक बात को याद रखना, जो आपका हीरोज फार्मूला होता है एस वाला, जो विषम बाहु में
बताएंगे वो सारे में लग जाता है। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं जहाँ पर हम वो फार्मूला ना लगा पाएँ, ठीक है ना, समझ गए। चलो दूसरा बता दूं, दूसरा कौन सा त्रिभुज होता है। तो दूसरा जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ये होता है समकोण त्रिभुज। अब सर समकोण त्रिभुज पे मैंने क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपको, कराया था ना मेरे दोस्त। तो इसका फार्मूला, सम का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। सीधी सी बात, अगर एक कोण समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल बन जाता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये बनता है 1/2 गुने आधार गुने क्या बनता है, ऊंचाई बन जाता है। और अगर मैं समकोण त्रिभुज के पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात कर लेता हूं, तो जो इसका परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप, एक पॉइंट जरूर याद रखना, तीनों भुजाओं का योग होता है। बस यहाँ कंडीशन बदल जाती है कि आप 3 गुने भुजा कर दोगे, बात वही है, तीनों भुजाओं का योग करोगे तब भी वही आएगा, और अगर 3 गुने भुजा करोगे तो भी वही आएगा। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना। तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो आपका होता है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना। ओके, अब जो लास्ट इसमें आता है समकोण के बाद, भाई समबाहु हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु पढ़ना नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तब पढ़ेंगे। लास्ट आप पढ़ लीजिए विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु। अब विषम का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज, देखो नाम से पकड़ लो बस। विषम का मतलब बराबर नहीं होंगी, बाहु का मतलब भुजाएं किसकी, त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल जो हो जाता है ये हीरोज फार्मूला हो जाता है, और ये एक ऐसा फार्मूला है, गोल्डन फार्मूला, जो आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s, और ये हो जाता है s माइनस के a, s माइनस के b, और ये हो जाता है मेरे दोस्त s माइनस के c। ये तीनों कहाँ रहते हैं, अंडर रूट के अंदर रहते हैं। अगर वहीं मैं परिमाप की बात कर लूँ तो परिमाप वही रहता है जो यहाँ पर है, सब में परिमाप एक ही रहता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप हो जाता है तीनों भुजाओं का योग, ये हो जाता है त्रिभुज का परिमाप। अब आप समझ रहे होंगे सर s का मतलब क्या होता है, तो वो भी लिख लो। जहाँ पर s बराबर, पता क्या है, ये s बराबर है सेमी पेरीमीटर, ये s बराबर है सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। ये क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे भाई, किसी चीज़ को आधा करना है, परिमाप दिया गया है, इसको जब आधा करोगे तो इसका मतलब जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर इसका आप आधा कर दोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो ये परिमाप के स्थान पर क्या बचेगा, अर्ध परिमाप बचेगा। बस मेरे दोस्त ट्रायंगल में इतनी बातें याद रखनी है, अगर चारों भुजाएं बराबर तो एरिया ये हो जाएगा, अगर आपके आधार और ऊंचाई दी गई है तो एरिया ये हो जाएगा, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं तो एरिया ये हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल त्रिभुज के हो गए। त्रिभुज से बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आयत पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आयत पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं आयत की, अपने रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल की बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बीच में आपको वो दे देगा रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। तो मैं एक ही इसी वीडियो में आपका सारा बेसिक ख़त्म हो जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। देखो दूसरी हेडिंग आप अपने पेपर कापी पे जहाँ भी लिख रहे हो लिख सकते हो, आयत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे वाला एक बना दूँ आकृति, तो आप यहाँ पर देखो, रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसके प्रत्येक कोण कितने अंश होते हैं, 90 अंश होते हैं, यानी इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका नाम दे दूं A, B, C और D, हमने इसका नाम दे दिया, तो यहाँ पर 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अगर आमने सामने के बिंदुओं को मिला देंगे B से D को
और ए से अगर हम सी को मिला देंगे तो यहाँ पर जो ए सी और बी डी है ये रेक्टेंगल के डायगोनल माने जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए सी और बी डी क्या होंगे, ये विकर्ण होते हैं मेरे दोस्त। किसके? तो ये होते हैं आयत के विकर्ण। अब आयत में क्या क्या बातें हैं वो चीज़ आप समझिए। सबसे पहले आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होती है। ये अगर मान लिया L है तो ये B है, लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। देन आगे मैं बात कर लूँ कि आयत का जो पेरीमीटर है सर, परिमाप क्या होता है, तो बचपन से हमने पढ़ रखा है 2LB, ये हो गया 2L + B परिमाप हो गया। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात जो मैं बता रहा हूँ उस फार्मूले को ना आप बिल्कुल डिब्बे में बंद कर लो। इस फार्मूले पर क्वेश्चन जरूर बनेगा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा पूछता है आपसे पेपर में, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप तुरंत याद कर लोगे। जो परिमाप है ना, ये जो आपका परिमाप है L + B, यानी जो आपका परिमाप है, इस परिमाप में कमरे की अगर ऊंचाई का आप गुना कर दो, × H कर दो, तो ये आपका 4 दीवारी का क्षेत्रफल बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह देता है कि किसी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल इतना है, यदि लंबाई चौड़ाई का रेशियो इतना है तो हाइट बताओ, तो आप इस चीज़ का प्रयोग करोगे। इसीलिए मैं यहीं पर आपसे लिखाए दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक बात आप समझो, विकर्ण यहाँ पर होता है विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई भी पूछता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयत का विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण, वो आयत का विकर्ण क्या होता है, L² प्लस में B², वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। रूट के अंदर L² + B², और ये है क्या, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, ज़रा यहाँ पर नज़र डालना, सब बोर्ड पे देखना। ये जो आपका रेक्टेंगल बना है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमें इससे पसंद नहीं है, हम इसको थोड़ा अपने हिसाब से बनाएंगे। तो हमने कहा सर ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल खींचूँ, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक डायगोनल खींचा, एक डायगोनल, और हमने इसको ऐसे साफ कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से साफ कर दिया। तो क्या मेरे दोस्त ये आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, एक कोण समकोण है, समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ज़रा ये बताओ, ये भुजा कर्ण है, जब इसको आप पूरा ऐसे मिला दोगे तो ये एक आपका आयत बन जाएगा। तो ये आयत का क्या होगा, विकर्ण होगा। जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा वो आयत का विकर्ण होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर DC का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, और बेसिकली ये BC और DC है क्या, लंबाई और चौड़ाई ही तो है। यानी कर्ण बराबर BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। बस रेक्टेंगल में इतना ही आपको याद रखना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम 3D पे पहुंचेंगे। ठीक मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हो गया आपका आयत। अब जो आएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग आएगा, तो उस वर्ग के हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे मैं वर्ग की बात करता हूँ, तो वर्ग जैसे ही मैं बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में बात आती है कि सर क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या सभी वर्ग आयत होते हैं। एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछा, हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, क्या सभी वर्ग आयत होते हैं। तो क्या उत्तर दोगे आप क्या उत्तर दोगे, खुद से सोच लो, बाकी लाइव कमेंट तो करना नहीं है ना। तो हम कैसे यहाँ पर उत्तर देंगे, आप एक बात समझो, मैं कह दूँ हाँ 100% होते हैं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। सभी वर्ग आयत होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलोगे होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं वर्ग को रेक्टेंगल से,
लेट हमने कह दिया कि ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है, और हमने ये भी कह दिया कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ज़रा हमें देखो, हम दोनों में तुलना कर रहे हैं, ज़रा समझना भाई। वर्ग में भी प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण आयत में भी क्या होता है, 90 अंश होता है। ठीक है सर, इसके भी 2 विकर्ण होते हैं, उसके भी 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन 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 मेरे दोस्त होता क्या है कि यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यहाँ चारों भुजाएं बराबर होती। अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a, ये भी a और ये भी a। यहाँ होता क्या, अगर ये a है तो इसके सामने ये a होगी, अगर ये b है तो इसके सामने ये b हो जाएगी। बस इतना सा फर्क आता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत तो कभी स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं कर सकते हम। लेकिन हमारा वर्ग क्या हो सकता, आयत हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके सामने ये भुजा बराबर हो जाएगी, इसके सामने ये भुजा बराबर, और रेक्टेंगल के सारे नियमों को ये फॉलो कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं। कैसे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलो वो तो अलग की बात हो गई। खैर अब हम आयत पे बात करते हैं, आयत में क्या क्या होता है। सर्वप्रथम अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो सभी को पता होगा सर, आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर आयत की मैं परिमाप की बात कर लेता हूं तो आयत का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा हो गया आयत का परिमाप। यहाँ पर विकर्ण होता है, और विकर्ण आप जरूर इसका फार्मूला याद रखना, विकर्ण होता है √2a। विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, √2 × के a, ये विकर्ण होता है। बस इतनी चीज़ें आपको आयत में याद रखनी है। अब सपोज दैट अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपसे समझाऊँ, हमने कहा, मान लिया इसी एग्जाम्पल को मैं समझा लेता हूँ, है ना। मैंने आपसे ऐसे करके एक बना दिया चित्र, एक हमने ऐसे आयत वर्ग बना दिया, और हमने कहा ये जो भुजा है ये 6√2 सेंटीमीटर है। तो हमने आपसे पूछा हमें परिमाप बताओ कितना होगा। हमने पूछा परिमाप बताओ कितना होगा। ये भुजा 6√2 सेंटीमीटर परिमाप, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये भुजा क्या है। अगर आप इसमें इसके शीर्ष को, वर्टेक्स को इसके देखोगे, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, अगर आप इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष को देखोगे तो आमने सामने के जो शीर्ष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो ये जो BD है ये क्या है, विकर्ण है। यानी जो 6√2 है ये हमें क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। लेकिन हमसे पूछा है परिमाप, और परिमाप वर्ग का होता क्या है, 4 × a, यानी 4 गुने भुजा होता ना मेरे दोस्त। तो जब तक हम साइड नहीं निकालेंगे तब तक परिमाप कहाँ बता सकते हैं भाई, रिलेशन है। जब तक परिमाप कब नहीं बता सकते, जब तक हम विकर्ण नहीं। भाई ये तो वही बात हो गई, जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक जनरेशन कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या है, a निकालेंगे साइड, तो हम यहाँ पर विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2, और ये हो गया 6√2। √2 से √2 कैंसिल, a बराबर 6, और a होता क्या हमारी साइड। अब हमें पूछा है परिमाप, तो 4 × के क्या हो जाएगा, a बराबर 6, 6 चौके 24 सेंटीमीटर आपका जवाब आ जाएगा। अगर कल को यहाँ से क्षेत्रफल पूछ लेता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, a²। जब साइड पता चल गई ना, कुछ भी पूछे डजन मैटर। 6 तो a है 6, यानी ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट जवाब है। बोलो समझ गए चीज़ों को कि नहीं समझ गए। आई होप आपको इतनी बात समझ में ज़रूर आ गई होगी कि a² बराबर 36 आ जाएगा आपका सही जवाब। और यहाँ से आपके 2D फिगर जो थे वो ख़त्म होते। अभी सर्किल भी है, सर्किल हम पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ज़्यादा, लेकिन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब आप सर्किल भी इसी वक्त पढ़ लीजिए ताकि बाद में हम लोग केवल क्वेश्चन करने को रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें।
जो फार्मूला आपको नहीं पता है वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो मैं अब आपके सामने हेडिंग डालने जा रहा हूँ सर्कल, जिसको बोलते हैं वृत्त, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब मेरे भाई बात को समझना, जो मैं बात को आपको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने मान लिया क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया क्या है, एक हमारा सर्कल है। तो सर्कल होता क्या है, इसके बीचों बीच में एक सेंटर होता है। ये होता है सेंटर, जिसका नाम मैंने दे दिया O। ये बीचों बीच में सेंटर होता है। यहाँ से नापोगे तो इधर की दूरी बराबर, यहाँ से दूरी, पूरी दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये जो तुमको बाहरी छत दिख रही है, ये जो तुम्हें बाहरी छत दिख रही है, इस छत को हम क्या बोलते हैं, इस छत को बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और जब हम देखो बाहर के छत की बात किया है तो परिधि, लेकिन जब मैं इसके अंदर के पार्ट की भाग करूंगा, यानी इस पार्ट की बात करूंगा, तो ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। यानी अंदर का पार्ट एरिया कहलाता है और बाहर की जो ये चक्कर है ये परिधि कहलाएगा। तो अंदर का पार्ट क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये क्षेत्रफल कहलाएगा अंदर का पार्ट। परिधि क्या होती है, वो होती है 2πr, और ये क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब अगर पढ़े हो तो ठीक है, r मतलब होता है रेडियस, नहीं पढ़े हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, ज़रा समझो। अगर सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से जो आपकी परिधि तक की दूरी होती है, सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है, यही मेरे दोस्त आपकी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, रेडियस। और जब दो रेडियस हम मिला देंगे, यानी इधर भी हम इधर रेडियस मिला देंगे, तो ये भी r हो जाएगा, और r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और जो 2r होता है ये होता है व्यास, डायमीटर होता है। ये सर्कल का क्या होता है, व्यास होता है। इस बात को समझना। सबसे बड़ी, इसको हम जीवा भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, हमें याद है वो क्वेश्चन क्या था, मैं ज़रा यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझना। क्वेश्चन था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जीवा को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। हमें एग्जैक्ट सन नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन आया था। तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये वृत्त का व्यास ही होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। इस बात को आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। यानी ये जो पूरा व्यास है यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। खैर यहाँ तो जीवा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो। तो जीवा का काम, कोड और टेंजेंट जो होती हैं, इनका काम कहाँ पड़ता है, ज्योमेट्री में पड़ता है। तो वहाँ हम इन चीज़ों को सीखेंगे। आप में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, चक्री चतुर्भुज, तो उसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। क्षेत्रफल और परिधि। r क्या होता है, त्रिज्या होती है, आप समझ गए होंगे। तो ये r हो गई त्रिज्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपने देखो थोड़ा सा चीज़ें क्या हैं वो बदलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रा देखो भाई, ये आपका क्या था, सर्कल था। ये आपका क्या था, सर्कल था। ये त्रिज्या थी और ये त्रिज्या मैंने इधर भी खींच दिया। तो ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस हैं, क्योंकि इस केंद्र से सभी दूरियां बराबर होंगी। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इसको हम थीटा मान लेते। और ये जो आपको समझो, बात को समझो, ये जो आपका एरिया है, यानी अगर आप इस आर्क को देखो, इस आर्क को, इतने आर्क को देखो, तो ये क्या बन गया, इतने बड़े पार्ट को, जिसको मैं ना थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो इस पार्ट को बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी ज़रा लिखना।
त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें थीटा बटे 360 से गुना करना पड़ता है बस। यानी जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर और गुना कर देंगे थीटा बटे 360, क्योंकि जब दो रेडियस मिलेंगी तो वहाँ पर एक एंगल बनेगा, उस एंगल को 360 से डिवाइड करके पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका त्रिज्यखंड निकल कर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? कोई दिक्कत परेशानी है आप बताओ हमें। चीज़ें डन है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो 2D में बस इतना ही आपको पढ़ना है, एरिया में आपको बस इतना ही पढ़ना है, बाकी हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर और क्वेश्चन कराऊंगा, बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन जब तक मेरे दोस्त बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक फिर वो तो वही हो गई कि हम मजाक कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, है ना। देखो जैसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1, हमने कह दिया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हम दे दिया गया है रेशियो। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, 3 कितना हो गया 2 है। यदि समझना बात को, यदि क्षेत्रफल 216, क्या बोला, यदि क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन है आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप बताओ। अब अगर ईमानदारी से आप ना अपनी बुक को पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। अगर ईमानदारी से पढ़ रहे होगे तब। हमने कहा जी क्या हम करें यहाँ पर, हमने कहा कुछ मत करो, आप इधर देखो, बस बोर्ड पे देखो क्वेश्चन कैसे लगाना है। लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है, रेशियो दिया है, अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई का। अब हमने कहा कि ये लंबाई है, अनुपाते चौड़ाई आपको दिया है कितना, 3:2। जब भी मेरे कभी भाई अनुपात में चीज़ें हो जाएं, नोट करना इस पॉइंट को, जब भी कभी अनुपात में चीज़ें हो जाएं हमेशा उसमें एक वेरिएबल ऐड कर लो, एक चर राशि ऐड कर लो। तो लंबाई अब हो गई 3x, चौड़ाई हो गई 2x। केवल अनुपात में हमने क्या किया है, चिन्ह यानी कि जो चर राशि वेरिएबल ऐड किया। अब हमें पता है कि आयत का परिमाप, अभी जस्ट फार्मूला हमने पढ़ा कि आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, यही होता है। लेकिन हमें क्या ही बताओ, लंबाई चौड़ाई पता है ना जी ना, लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब रेशियो पता है, और रेशियो एक एग्जैक्ट मान नहीं होता, रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो सबसे सरलतम रूप है, उसको हम मान नहीं कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपनी हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। कैसे? क्योंकि हमें क्या दिया है, एरिया दिया है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया वो कितना दिया है, 216, ये दिया है 216। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 216। लंबाई चौड़ाई कितनी है, 3x और 2x, तो ये हो गया 3x गुने क्या हो गया 2x बराबर में 216। अब ज़रा एक बात बताओ भैया, x बराबर है तो x की घात जुड़ जाएगी, और ये 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर के 216 होगा। अरे होगा ना। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 6 से काटोगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 2 20, 6 चाह के 36। अगर x स्क्वायर बराबर 36 है तो x बराबर क्या √36 आएगा। क्लियर बात। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब जब x बराबर 6 है तो लंबाई चौड़ाई आप निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर रखोगे तो लंबाई आ जाएगा 3 × 6 यानी क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर लंबाई आ गया।
2 यहाँ पर रखोगे तो 2 इंटू के 6 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, वो 12 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई, लंबाई 18, चौड़ाई 12। परिमाप बताना है, देखो कैसे बताएंगे। 2 लंबाई आ गई 18, ये आ गया 12, तो आप यहाँ पर देखो 2 18 12 हो गए 30, भाई 8 2 10, 1 1 2 1 3, और 30 दुगना कितना आ गया 60 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया। ये सारी चीज़ें दोस्तों कब पॉसिबल हैं, जब आपके फिंगर पे ये सारे फार्मूले पता होंगे। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे सारे फार्मूले पता हैं, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, है ना, सर्कल के और ये ट्रायंगल के, ये सारे फार्मूले आपको पता हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए जी कर लेते हैं एक क्वेश्चन और, है ना। और बताना ज़रूर कि आपको क्लास समझ में आई है कि नहीं आई है, फिर कल देखना हम कैसे गर्दा गर्दा कर देंगे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। बात को समझना ज़रा। अब हम एक आपके सामने क्या बना रहे हैं, एक आकृति बना रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं उस आकृति का हमें एरिया बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने एक आकृति बना दिया, नाम दे दिया ए बी और सी, है ना। क्या दे दिया नाम, ए बी और सी। हमने कहा ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी मैंने कहा 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है, तो निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। निम्न त्रिभुज का क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। अब कैसे लगाओगे, अब आपने आकृति देखा, आपके दिमाग में घंटी बजी, जैसे मेंटोस खाते हैं ना हम लोग, तो क्या कहते हैं दिमाग की बत्ती जल गई, वैसे जैसे हम लोगों ने आकृति देखा हमारा दिमाग काम कर गया। क्या कि सर तीनों भुजाएं बराबर, तो क्या ये हमारा समबाहु त्रिभुज बना भैया कि नहीं बना, ये समबाहु त्रिभुज बना। क्लियर बात, सम मतलब सारी, बाहु मतलब भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज। तो बस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। देखो आंसर कैसे आ गया, √3/4 इंटू भुजा कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर दो, यानी 2 बार लिख दो, 4 इंटू 4, 4 से 4 खत्म, तो क्या आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने 2D को बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। कल की क्लास में पहले हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देन हम 3D पे आएंगे और 3D में हम क्या पढ़ेंगे, 3D में हम शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है ना, और घन और घनाभ पढ़ना है, यानी घन भी पढ़ना है और घनाभ भी पढ़ना है। ठीक ना, समझ गए। चलो फिर आज के वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।